यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसकी रिवीजन ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है चैप्टर। इसके अंदर मेन क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो हम करते हैं। आज ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स। बच्चों जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सबसे पहले तो जो गैस हम अज्यूम करते हैं, एक्चुअल में हम गैसेस के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स अज्यूम करेंगे, कुछ अजम्पशंस मान के हम गैस को अज्यूम करेंगे। सबसे पहले तो हम ये मानेंगे सारे गैस मॉलिक्यूल, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। वो मॉलिक्यूल रिजिड होते हैं, इलास्टिक स्फेरिकल इन शेप होते हैं और spherical identical in all respect for a given gas and different for different gas. different gas के लिए वो molecules different होते हैं. The size of gas molecule is negligible compared with the average distance between the molecule. तुम्हें पता है जो दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक। इसके बाद द मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं, कोई किधर मूव कर रहा है, वो कोई किधर मूव कर रहा है, इसको खोल दे, कोई किधर मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली रैंडम मोशन वो करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। जब वो गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं रैंडमली तो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते रहते हैं। The collisions are perfectly elastic and there are no forces of attraction or repulsion between the molecules। कहता जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, उसके अंदर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई ना अट्रैक्शन होती है ना रिपल्शन होती है। ये आप सारे पोस्टुलेट्स पढ़ लेना। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं स्फेरिकल इन शेप होते हैं, उन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो रैंडम मूव करते हैं। वो जब मूव करते हैं तो वॉल से टकराते रहते हैं। वो गैस मॉलिक्यूल आपस में कोई ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं ना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। ये आपको 2 नंबर के पोस्टुलेट पूछ सकता है पेपर में। बस जो मैं आपको कह रहा हूँ 2 नंबर 3 नंबर वो आप जरूर मेंशन करते जाना। ये आर्टिकल 5 मार्क का पक्का है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। हमने प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस पता करना है। ये आर्टिकल 5 मार्क्स का है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 5 मार्क का आपको पेपर में पक्का आ सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि एक गैस मॉलिक्यूल, जब तुम्हें पता है एक कमरे में अगर कोई एक गैस मॉलिक्यूल होगा तो बार बार वो कमरे की दीवारों से टकराएगा। जब वो कमरे की दीवारों से टकराएगा तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका हमने डेरिवेशन उसकी हमने करनी है। तो इसके अंदर बच्चों देखो, एक गैस मॉलिक्यूल है, वो रेंडमली एक्स के अलोंग भी जाएगा, वाई के अलोंग भी जाएगा और वो जेड के अलोंग भी जाएगा। वो सारी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक। तो सबसे पहले तो हमने अज्यूम किया अगर एक गैस मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन के अलोंग चल रहा है, अगर वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग चल रहा है, जैसे ये दीवार है, जब वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग चलेगा, जब वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग चलेगा तो ये सामने वाली दीवार से जाके टकराता है। जब सामने वाली दीवार से जाके टकराएगा तो इसका मोमेंटम कितना होगा, mvx, मास इनटू वेलोसिटी। अब टकरा के वापस आएगा तो फिर इसका मोमेंटम कितना होगा, mvx। तो टोटल मोमेंटम कितना आ गया, 2mvx। ठीक है। अब जितना मोमेंटम मॉलिक्यूल को मिलेगा उतना मोमेंटम वॉल को मिलेगा ऑपोजिट इन डायरेक्शन में। तो वॉल को कितना मिलेगा, +2mvx। ठीक। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिटिंग द एरिया ए इन टाइम dt। अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल की बात की है। अब एक टाइम पर हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल एक वॉल पर जाकर टकराएंगे, तब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जाके टकराएंगे, तो वही लिख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिटिंग द वॉल एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी। तो वही लिख रहे हैं बच्चों। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना हम एवरेज मान रहे हैं। एवरेज के लिए मैंने यहां पर लिखा है हाफ।
ये मैं आपको एज इट इज रिवाइज करवा रहा हूँ जैसे बोर्ड में आपने करना है। अदरवाइज अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो जो हमने रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको दिए हुए हैं उसमें अपने मेथड से किए हुए हैं, उसमें समझाकर कंसेप्ट वाइज समझाया हुआ है। इसमें तो मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओवरव्यू ही दे रहा हूँ जो शीट में दिया हुआ है। अब एवरेज के लिए मैंने लिखा हाफ। अब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब वॉल से टकरा रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखा हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ये लिखा हुआ है, देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको मैंने लिखना है नंबर ऑफ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब n अपॉन v इंटू वी कर दिया, n अपॉन v को बोल दिया स्मॉल n, वॉल्यूम एज इट इज। ये क्लियर हो गया? ये मैंने क्या किया है, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट अपॉन वॉल्यूम को मैंने बोल दिया स्मॉल n, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने लिख दिया एरिया इनटू लेंथ, लेंथ को लिख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये चीज देखना, ये आपको क्लियर है? दोबारा फिर करते हैं, हाफ एवरेज के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, v से डिवाइड कर दिया, v से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया, इसको बोल दिया स्मॉल n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को मैंने क्या बोल दिया, एरिया इनटू लेंथ। एरिया कितना हो गया a, लेंथ क्या होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये फैक्टर देख लो, आपको ये फैक्टर क्लियर हो गया? यस। अब मोमेंटम एक मॉलिक्यूल का था इतना, कितने मॉलिक्यूल हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, कितने मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, ये वाले। एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना है, इतना। टोटल का पता करना है तो एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा चेंज। अगर फोर्स लिखनी है तो मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड कर दो तो फोर्स आ जाएगी। अगर प्रेशर पता करना है तो प्रेशर के लिए आप क्या करोगे, यस प्रेशर के लिए क्या करोगे, फोर्स अपॉन एरिया कर दोगे तो प्रेशर आ जाएगा। ये प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग आया उसी तरह वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग भी होती है, जेड एक्सिस के अलोंग भी होती है। सभी का मीन ले लिया तो आ गया 1/3 वी बार का स्क्वायर। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम एन, वी एक्स की जगह क्या पुट कर लिया, वी एक्स की जगह पुट कर लिया 1/3 वी बार का स्क्वायर। ये एवरेज आ गई हर एक डायरेक्शन के अलोंग, टोटल एवरेज। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम को हम स्मॉल एन बोलते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बोला था, ठीक। तो ये mn आ गई डेंसिटी। अब mn की जगह क्या पुट कर दो, डेंसिटी। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। और ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहां तक फिर दोबारा रिवाइज कर लेना, 2-3 बार पढ़ लेना तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगला आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। प्रेशर का फॉर्मूला अभी हमने निकाला कितना, 1/3 रो इंटू वी स्क्वायर। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर मैंने पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, ये मास अपॉन डेंसिटी होती है। तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई। प्रेशर पता लग गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पता लग गया, दोनों को डिवाइड कर दो तो दोनों का रिलेशन आ जाएगा। ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है एज सच। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का आपको पेपर में आ सकता है। जो 2, 3, 5 मार्क्स जो मैं लिखवा रहा हूँ उनमें तो आने के चांसेस बहुत 100% चांसेस हैं। डिस्कस द काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास क्या है बच्चों, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन। काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, एनर्जी को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है। अगर हमने एनर्जी को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है, एज यू नो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला, हाँ 1/3 रो वी स्क्वायर। रो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम को ना मैं दूसरी साइड उठा के ले गया, इधर ले गया, P इंटू वी बना दिया 1/3 m इंटू वी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया,
हाफ mv स्क्वायर को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो pv इज इक्वल टू RT होता है। तो ये 2/3 E इज इक्वल टू पीवी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, RT। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 RT। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अगर मैंने एनर्जी निकालनी है, मीन एनर्जी निकालनी है, तो मैं इसको नंबर से डिवाइड कर दूंगा, n से। तो मैंने इसको n से डिवाइड कर दिया, R/n को बोलते हैं kb। तो एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन कितना आ गया, 3/2 kBT। ये एनर्जी आ गई इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। ये 3 नंबर का आपको आर्टिकल पेपर में आ सकता है। अब बच्चों एनर्जी तो हमने टेम्परेचर की फॉर्म में निकाल ली, 3/2 kBT। ये एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यानी अगर टेम्परेचर 0 हो तो गैस मॉलिक्यूल की स्पीड भी कितनी हो जाएगी, 0। यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल की स्पीड 0 होती है। इट मींस मॉलिक्यूल मोशन स्टॉप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। आपको एक नंबर की एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछ सकता है, डिफाइन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या होता है। absolute zero at absolute zero temperature molecule gas molecule motion will become stop। ठीक है ना, कोई गैस मॉलिक्यूल का मोशन नहीं होगा। इसके बाद आपने बच्चों ये भी आपको 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, रूट मीन की स्क्वायर स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, तीनों में रिलेशन। तो मैं आपको बता देता हूं हल्का सा दोबारा फिर। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल की स्पीड जो होगी डिफरेंट होगी। तो सभी का मीन निकाल लो तो उसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज का आपने ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, टेम्परेचर की फॉर्म में ये होता है, टेम्परेचर की फॉर्म में और प्रेशर वॉल्यूम की फॉर्म में। ये 3 इनके रिजल्ट लिखे, इनको आपने एज इट इज रिजल्ट को लर्न करना है। ठीक है। इसके बाद मोस्ट रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, जो आपने ये स्पीड निकाली है इन सभी का स्क्वायर करके रूट कर दो। जैसे v1 निकाली, v1 का स्क्वायर करके रूट निकाल लो, v2 का स्क्वायर करके रूट निकाल लो, v3 का स्क्वायर करके रूट निकाल दो, सभी का होल रूट कर दो तो ये आ जाएगी। ये स्टैंडर्ड 3 फॉर्मूले भी दिए हुए हैं रूट मीन स्क्वायर के, 3 kBT/m, 3 RT/m, 3 PV/m। ये मैंने आपको क्लास में डिराइव भी करवाए हुए हैं, तब मैंने आपको अच्छी तरह बताए हुए हैं ये कहाँ से आए हैं। लेकिन अभी मैं फिलहाल को ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो बोर्ड में आएगा तो डायरेक्ट ही आएगा, इनकी डेरिवेशन नहीं आएगी। तो इसी तरह मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये होता है कि एक मान लो कमरे के अंदर 10 गैस मॉलिक्यूल है, 10 में से जो 4 मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। 5 मॉलिक्यूल की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है। 10 मॉलिक्यूल है, 10 में से 5 मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बाकी किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 8 है, किसी की 9 है। तो मैक्सिमम स्पीड मॉलिक्यूल्स की कितनी है, 4। दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल का स्पीड का मतलब मैक्सिमम गैस मॉलिक्यूल कितनी स्पीड को मतलब ऑब्टेन करते हैं। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो है 4 स्पीड को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई। इसके भी रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबल के। मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला जो है वो ये लिखा हुआ है √2 kBT/m। ये आप याद कर लेना, ठीक है। और तीनों का रिलेशन दिया हुआ है इन्होंने, तीनों का रिलेशन, ये VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल, एंड में रिलेशन दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ लेना। ये 2 नंबर का आपको पेपर में आ सकता है। इसके बाद बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3 मार्क्स का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 3 नंबर का आर्टिकल आ सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली कितनी तरह की एनर्जी अपने पास रख सकता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका जो है, सबसे आसान मेथड है, ये है 3n-b। ये सबसे आसान मेथड है। अगर सिंगल गैस मॉलिक्यूल होगा, सिंगल का मतलब मोनोटॉमिक, मोनो का मतलब n होगा 1। बॉन्ड तो एक मॉलिक्यूल के बीच में तो बॉन्ड होना नहीं, तो बॉन्ड क्या होएगा, 0। तो F कितना आ गया, 3 × 1 - 0, तो F आ गया 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अगर डायाटॉमिक होता, डायाटॉमिक के लिए F = 3, N की वैल्यू कितनी आ गई, डाई का मतलब 2 आ गया नंबर, 2 में तो बॉन्ड तो एक ही होगा।
तो ये आ गया 6 - 1, ये आ गया 5, तो ये डाया का 5 लिखा हुआ है। एक बात और इसी तरह ट्राई, ट्राई की अगर मैं बात करूं, ट्राई का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 3n माइनस बी। एन कितने हैं? 3। बॉन्ड कितने बनेंगे देखना, अगर 3 मॉलिक्यूल है, 1 2 3, तो 1 2 3 बॉन्ड बनेंगे, तो 3 9 माइनस 3 कितना आ गया? 6। तो ट्राई के लिए आ गया 6। एक बात बच्चों और याद रखना, अगर टेम्परेचर हाई कर देंगे, ये जैसे मैंने 5 निकाला, 3 निकाला है मोनो के लिए, डाई के लिए 5 और ट्राई के लिए 6, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो हर में 2-2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से 2-2 हर एक में ऐड हो जाएंगे। क्लियर? ये 3 नंबर का आर्टिकल था जो हमने अभी किया। इसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है बच्चों कि अभी हमने एनर्जी डिराइव की थी, वो थी 3/2 kBT थी। अगर आपको याद हो, अभी हमने एनर्जी डिराइव की थी इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर 3/2 kBT। कहता है ये 3/2 kBT एनर्जी थी गैस मॉलिक्यूल की एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, हर एक डायमेंशन के अलोंग थी। अब कहता अगर मैंने एक डायमेंशन के अलोंग देखनी है तो ये 1/2 kBT हो जाएगी, एक दूसरे डायमेंशन के अलोंग भी 1/2 kBT हो जाएगी, और तीसरे डायमेंशन के अलोंग भी 1/2 kBT आ जाएगी। टोटल मिलाएंगे तो कितनी बन जाएगी? 3/2 kBT। यानी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है अकॉर्डिंग टू पार्टीशन एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kBT। टोटल कितनी होती है? एवरेज 3/2 kBT। अगर ये टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, अगर मैं मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात कर लूं, तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए जैसे ये 3/2 kBT थी, है ना, 3/2 kBT थी, तो अगर 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस की बात करनी है तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल से जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, Na इंटू केबी होता है आर, Na इंटू केबी होता है आर, उसको आर की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है किसी सिस्टम की हीट को, टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो जितनी हीट देनी पड़ती है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? हमने किसी सिस्टम की हीट को बढ़ाना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। अगर हमने Cv लिखा है du/dt, Cv इज इक्वल टू du/dt, ये तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता ही है du/dt। du की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 3/2 RT। dt से dt कट गया तो कितना बच गया? 3/2 R। Cp निकालना है, तुम्हें पता है Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R होता है, तो Cv की वैल्यू पुट कर दो तो Cp कितना आ गया? 5/2 R हो गया। यानी Cp हो गया 5/2 R, Cv कितना हो गया? 3/2 R। दोनों की रेशियो ले लो तो स्पेसिफिक हीट रेशियो आ जाएगी। क्लियर? अब जैसे मैंने मोनो के लिए किया वैसे डाई के लिए करना है, फिर ट्राई के लिए करना है, सभी के लिए आप कैलकुलेट कर लो जी। डाई के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना। पीछे मोनो के लिए था, मोनो में 3/2 kBT लिखा था, उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, इसमें 5 होते हैं, तो 5/2 kBT इंटू एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। बाकी Cv और Cv वैसे ही निकालना है। इसी तरह आगे हमारे पास ट्राई के लिए करना है, ट्राई के लिए भी आप कर लोगे। ट्राई के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे? 6/2 kBT। नंबर ऑफ मोल के लिए लिखना है तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर लोगे। ओके, ये सारे आपके स्पेसिफिक हीट आपकी आ जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल लोगे, Cp का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकाल लोगे। इसके बाद एक और आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का आपको पेपर में आ सकता है। ये है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब बच्चों क्या होता है कि जैसे कि गैस मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल है, जैसे ये गैस मॉलिक्यूल चलेगा दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर ये तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसे टकराते रहेंगे, तो ये रेंडमली कोई किससे कोई किससे कोई किससे ऐसे टकराएंगे।
हर कोलिजन में, पहले कोलिजन में कितना चल रहा है गैस मॉलिक्यूल, λ1, फिर कितना चल रहा है λ2, फिर कितना चल रहा है λ3, सभी का मीन निकाल लो, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक, अब मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन कैसे आया, इसका एक्सप्रेशन की डेरिवेशन रेयर, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो हम कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इसने एक ना ये एक सिलेंडर माना है, इमेजिनरी खाली सिलेंडर, उसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल अज्यूम किया। ये देखो फिगर में लिखा हुआ, सपोज द मॉलिक्यूल ए हैज एवरेज स्पीड v, एक गैस मॉलिक्यूल माना ए, उसकी एवरेज स्पीड कितनी मानी v डैश, इट विल कोलाइड विद ऑल दोज मॉलिक्यूल्स whose center lies within a distance d from its path in time delta t, it obviously collide with all the molecule in the cylinder volume this one। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है टोटल। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। एरिया कितना है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, डी इज द रेडियस माना है, ये डायमीटर होना चाहिए वैसे तो, डी रेडियस नहीं ऊपर लिखा हुआ, ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ स्फीयर। अच्छा, मॉलिक्यूल जो है उसका डायमीटर हो गया और इसका सिलेंडर का क्या हो गया, वो रेडियस हो गया, ठीक है। तो सिलेंडर का एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर इनटू लेंथ कितनी होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होगा ना वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, n इज क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब पता लग गया ना ये कैसे आता है, दोबारा फिर बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, n अपॉन v को बोल दिया स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था, पाई इंटू डी स्क्वायर, वेलोसिटी इंटू टाइम, यस आ गया, ठीक है। अब लैम्डा मीन फ्री पाथ निकालना है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है इन टाइम डेल्टा डी, डिस्टेंस कवर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस यही होता है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक किए वो हमने निकाला ऊपर, ये सारा पाई डी स्क्वायर वी बार इनटू डेल्टा टी इनटू एन, तो इससे क्या आ गया, लैम्डा आ गया। क्लियर है यहां तक। अब in the above derivation we have assumed the other molecule to be at rest taking into consideration the motion of all gas molecule। अगर हम all gas molecule का motion consider करते हैं तो mean free path हम 1/√2 से multiply कर देते हैं। ये हमने बिना और molecule माने हमने ये solve किया, सभी का consider करेंगे तो 1/√2 extra आ जाएगा। density क्या होती है, m into n, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, m इंटू एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ना, रो इज इक्वल टू एम एन लिखा है, एन क्या होता है, एन बाय बी, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल डेंसिटी आ जाएगी। तो एन आ गया रो बाय एम, एन की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो ये लैम्डा आ गया मीन फ्री पाथ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो पी कितना हो गया, आर टी बाय वी, ठीक है। एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एन से डिवाइड कर दिया, तो आर बाई एन क्या होता है, के बी, एन के बी टी आ गया, यानी पी इज इक्वल टू एन के बी टी आ गया। यस, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, पी अपॉन के बी टी। तो ये एन की वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू पुट कर दो यहां पर लैम्डा मीन फ्री पाथ में, तो ये चीज आ गई। यानी लैम्डा मीन फ्री पाथ किस किस के प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। ये सारे फैक्टर्स इन्होंने दिया हुआ है कि लैम्डा किस किस पर डिपेंड करता है। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मोशन केजेस एट 0 केल्विन। तुम्हें पता ही है 0 केल्विन पर मॉलिक्यूल कोई मोशन परफॉर्म नहीं करता, वेलोसिटी 0, टेम्परेचर 0 तो वेलोसिटी 0, वही इसने बताया हुआ है। Why does evaporation cause cooling? कहता कूलिंग की वजह से, why does evaporation cause cooling? evaporation की वजह से कूलिंग होती है। The evaporation of liquid flow from its surface occur because some molecule acquire velocity sufficient enough to escape from the attractive force at the surface. Because escaping molecule have a higher kinetic energy, hence the average kinetic energy of the molecule left behind decreases as average kinetic energy is directly related to the temperature। ये आपने किया हुआ है। एवरेज kinetic energy जो होती है वो किससे रिलेट करती है, टेम्परेचर से रिलेट करती है,
इसके अंदर क्या कह रहा है, बिकॉज एस्केपिंग मॉलिक्यूल हैव अ हायर काइनेटिक एनर्जी देन hence the average kinetic energy of the gas molecule left behind decreases, एवरेज kinetic एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, ये सिंपल रीजन है। इसके बाद न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। वीआरएमएस निकालनी है, उसका फॉर्मूला भी पता ही है आपको। ये थर्ड वाला तो ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड वाले के आने के चांसेस काफी होते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो टेम्परेचर भी आप निकाल सकते हो। दैट्स इट, ये मैंने आपको पूरा काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैसेस यहां तक मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक। ओके बच्चों।